नमस्ते। आज का टॉपिक है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया मतलब द वर्ड मीनिंग, स्लीप एपनिया मतलब सोने के टाइम में सांस रुक जाना। ये जो टॉपिक है एक वाइड टॉपिक है, इसलिए हम 4 डिफरेंट पार्ट्स में देखेंगे। ये टॉपिक जो है, अब ये वीडियो जो है ये पार्ट 1 है। तो स्लीप, सोना, स्लीप एक मिस्ट्री है, सोना एक मिस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ नींद में क्या हो रहा है, ये इतना चेंजेस क्यों हो रहा है, बॉडी इतना चेंजेस, इतना लेवल चेंजेस, एंजाइम सेक्रेशंस क्यों हो रहा है, अभी तक उसका डिटेल साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। और वैसा ही जिस्म में कोई भी एक ऑर्गन एक मिस्ट्री है, उसके बारे में अभी भी पता नहीं है बोलेंगे तो उसका आंसर रहेगा ब्रेन। ब्रेन का बहुत सारा फंक्शंस हमें अभी भी पता नहीं है। स्लीप मतलब वेकफुलनेस, हुशार रहने का ऑपोजिट स्टेज है। तो साइंटिफिकली देखेंगे तो वो है बंदा साइलेंट है, उसका बिहेवियरल साइलेंस है और सिर्फ जगाने पर वो पुराना स्टेज पर आ सकता है। ये है स्लीप का साइंटिफिक डेफिनेशन। एक नॉर्मल बंदा के लिए एक रात में 6 से 8 घंटे का नॉर्मल स्लीप चाहिए, 6 to 8 आवर्स ऑफ कंप्लीट स्लीप। तो जब एक बंदा सोने के लिए जा रहा है तो उसका सोने का स्टेजेस एक ही स्टेज में नहीं है, वो 4 स्टेज पे क्रॉस करके जाएगा, N1, N2, N3 एंड REM। तो N1 स्टेज में टोटल स्लीप का 1 घंटे का टोटल स्लीप का 5% वो N1 स्टेज में स्पेंड करेगा। उसके बाद में N2 स्टेज जब पहुंचेगा तो उसका मैक्सिमम 55% स्लीप, 55% टोटल स्लीप टाइम पर आवर का 55% वो N2 में स्पेंड करेगा। उसके बाद N3 में जो है 20% और REM में जो है 25%। ये 1 घंटे का हिसाब है पर आवर स्लीप टाइम में, नहीं तो फुल टाइम भी देख लो, 6 to 8 आवर्स टाइम भी देखेंगे तो उसका परसेंटेज है। तो N1 के बाद स्मूथ से वो नेक्स्ट स्टेज चला जाएगा, REM तक पहुंचेगा। उसके बाद ये सेम साइकिल रिपीट होगा, REM के बाद फिर N1 आएगा, फिर N2, N3 फिर REM, ऐसा फिर वापस साइकिल ऐसा जाता रहेगा। मतलब एक कंप्लीट 6-8 घंटे का नींद में 5 नहीं तो 6 बार ये साइकिल रिपीट होगा। और एक बंदा ठीक से वो सो गया, कंप्लीट उसको नींद मिल गया, ये बोलने के लिए उसको N3 और उसके साथ साथ में REM स्लीप रहना मस्ट है। उसका N3 जो है 20% होना चाहिए, REM जो है 25% होना चाहिए, मतलब 50%, उसका 45 to 50% अच्छा नींद मिल गया बोलने के लिए, ये जो कंप्लीट परसेंटेज मिलने के लिए मस्ट है। और N1, N2, N3 जो है ये स्टेज में ब्रेन का एक्टिविटी सबसे कम रहेगा, मतलब ब्रेन भी सोता रहेगा सबसे कम। और REM स्लीप में ब्रेन का एक्टिविटी नॉर्मल हो जाता है। जब जागते हैं ऐसा नहीं, नाइट का स्लीप देखेंगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है N1, N2, N3 और REM का डिफरेंट ब्रेन का एक्टिविटी देके देखेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो है, जब बंदा सोता है तो उसका बॉडी में चेंजेस क्या क्या होता है। एक, उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा और स्टेडी रहेगा, ब्रीथिंग रेट कम हो जाएगा और स्टेडी रहेगा, बॉडी में जो भी सेल मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाएगा और मसल टोन कम हो जाएगा। ये है नॉर्मल बॉडी चेंजेस। और एंजाइम से उसका लेवल भी कम होने का चांसेस। और अभी हम क्यों सोते हैं, मतलब स्लीप का, सोने का फंक्शंस क्या है। बहुत सारा फंक्शंस है, इसमें 3-4 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन निकाल के मैं आपको बताने वाला हूं। एक जो है रिस्टोरेटिव फंक्शन, मतलब उसका स्टोरेज खत्म हो गया तो उसके रिस्टोर करने के लिए, रीसप्लीमेंट करने के लिए कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज का स्टोरेज खत्म हो गया, एंजाइम्स का, वो है प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन और कोर्टिसोल। ग्रोथ हार्मोन भी रहेगा, ग्रोथ हार्मोन। इतना चीज रात में सोने के टाइम में प्रोड्यूस होता है।
स्पेशली N3 स्टेज और REM स्टेज में ये प्रोड्यूस होता है। मतलब बंदा ठीक से सोया नहीं है तो उसको N3 और REM स्टेज नहीं मिला तो इतना एंजाइम्स का प्रोडक्शन जो रात में चल रहा है उसको नहीं मिलेगा। सेकेंड जो फंक्शन है एनर्जी कंजर्वेशन थियरी, मतलब दिन में इतना एक्टिव है तो उसको एनर्जी कंजर्व करने के लिए रात का नींद का टाइम में उसका एनर्जी कंजर्व हो जाएगा। थर्ड है मेमोरी कंसोलिडेशन, दिन के टाइम में वो जितना कॉन्सेंट्रेट करेगा वो रात के टाइम में ब्रेन एनालाइज करेगा कि कौन सा चीज़ इसे ज़्यादा दिमाग में स्टोर करना है। तो कंप्यूटर जैसा वो रात के टाइम में स्पेशली N3 वो स्टेज में, N3 और REM का स्टेज में जितना भी उसको सोचना है मेमोरी कंसोलिडेशन में डालना है, मेमोरी स्लॉट में डालना है, उसको वो स्लॉट से निकाल के मेमोरी स्टोरेज स्लॉट्स में डाल देगा जस्ट लाइक एन कंप्यूटर। तो सपोज बंदा रात को ठीक से सोया नहीं तो उसका मेमोरी पावर भी कम हो जाएगा। तो इसलिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले जो भी बुजुर्ग घर में हैं वो बताते हैं, बच्चों को बताते हैं कि ठीक से आपको एग्ज़ाम है कल के दिन, आपको ठीक से सोना चाहिए। क्योंकि अगर जो रात में फुल नाइट बैठ के पढ़ेंगे, नींद बिना पढ़ेंगे तो नींद बिना वो स्टोर कर नहीं पाएगा ब्रेन, तो उनको नेक्स्ट डे याद नहीं रहेगा। और चारवीं फंक्शन ये है जो ब्रेन का जो एक्टिविटी है, दिन में फुल डे एक्टिव है और रात में पार्टली एक्टिव है, तो उसका नर्व एंडिंग्स जो है, साइनेप्सिस एंडिंग जो है, उसका डैमेज सब रिपेयर करने का टाइम है। अभी भी बहुत सारा फंक्शन है, मैं 10-15 फंक्शन में बता सकता हूँ, उसका मेन जो है यही है। अभी मैं आपको मेन टॉपिक पे लेके जाने वाला हूँ। इसका दो टर्म्स साइंटिफिक टर्म बताऊंगा, एक है एपनिया, दूसरा है हाइपोपनिया। एपनिया मतलब सोने के टाइम में सांस कंप्लीट रुक जाना 10 सेकेंड से ज्यादा। हाइपोपनिया मतलब सांस पार्शियली थोड़ा रुक जाना 10 सेकेंड से ज्यादा। तो एपनिया मतलब कंप्लीट ब्रेथ होल्ड और हाइपोपनिया मतलब पार्शियल ब्रेथ होल्ड, ये दो टर्मिनोलॉजी। ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्लीप एपनिया में सोने के टाइम सांस रुकने का वो जो है, तो सिवियरिटी देखने के लिए उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर करके क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हमें एक इंडेक्स चाहिए, वो है एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स। एपनिया जो मैंने बता दिया, हाइपोपनिया वो भी मैंने बता दिया, इंडेक्स। तो अगर 5 से कम है एपनिया, कितना एपनिया है पर आवर ऑफ स्लीप देखेंगे और कितना है हाइपोपनिया, दो भी ऐड करके देखेंगे, तो एक रात में, एक घंटे में, 1 आवर में, एक 1 आवर में 5 से नीचे अलाउड है। 10 सेकेंड से ज़्यादा, हर एपिसोड 10 सेकेंड से ज़्यादा। अगर जो 5 से ज़्यादा है, 15 से नीचे है तो माइल्ड, 15 और 15 से ज़्यादा है, 30 से नीचे है तो मॉडरेट, 30 से ज़्यादा है तो सिवियर। ये है सिवियरिटी, स्लीप एपनिया का सिवियरिटी। अभी स्लीप एपनिया जो है, मैंने जो बताया था वो सिवियरिटी के हिसाब से क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट में ये बताने वाला हूं कि ये साइट के हिसाब से उसका कॉज किधर है। अगर जो ब्रेन के वजह से उसका स्लीप डिस्टर्ब होकर रुक रहा है, सांस रुक रहा है, वो सेंट्रल कॉज हुआ। अगर जो पेरिफेरल ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज, ये सांस लेने का नली जो है वो उसके वजह से कोलैप्स होने की वजह से रुक रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज हुआ। और अगर जो ये दोनों कॉज है, मिक्सड कॉज, सेंट्रल कॉज भी है, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, तो मिक्सड कॉज हुआ। ऐसा 3 कॉज। अभी जो पेशेंट को, जो बंदा को स्लीप एपनिया है, तो एक एक स्टेज करके हो जाएगा, मतलब उसका डिसीज प्रोग्रेशन कैसे होगा। तो ये मस्ट नहीं है कि एक डिसीज से दूसरा डिसीज को उसको प्रोग्रेस करना है, शायद वो एक ही स्टेज में वो रह सकता है कंप्लीटली। तो उसका यूजुअल डिसीज प्रोग्रेस ऐसा रहेगा कि प्राइमरी स्नोरिंग, मतलब वो सिर्फ उसको खरोटा रहेगा, स्नोरिंग साउंड रहेगा, पेशेंट को कुछ भी कंप्लेन नहीं है, उसका नींद ठीक रहेगा, बट उसके साथ में वो रूम में जो भी सो रहे हैं उसके साउंड के वजह, नहीं तो स्नोरिंग के साउंड की वजह से वो सो नहीं पाएंगे, वो प्राइमरी स्नोरिंग। तो उसका स्लीप डिस्टर्बेंस नहीं है, और उसका टेस्ट करेंगे तो उसका ऑक्सीजन, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल रहेगा। अगर जो ट्रीटमेंट नहीं है,
उसका डिसीज प्रोग्रेस हो रहा है, कुछ ना कुछ वजह से प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो सेकेंड स्टेज पे चला जाएगा, वो है अपर एयरवे रेसिस्टेंट सिंड्रोम। इस स्टेज में पहला स्टेज जैसा स्नोरिंग रहेगा उसको, और उसका स्लीप जो है डिस्टर्ब रहेगा, वो टर्न करते रहेगा, लेफ्ट में टर्न करेगा, 10-15 मिनट के बाद सीधा लेटेगा, उसके बाद 10-15 मिनट के बाद दाएं तरफ टर्न करेगा, करते रहेगा। तो स्लीप फ्रैगमेंटेड हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। अगर जो नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह में उससे पूछेंगे उसका नींद ठीक से हुआ कि नहीं, तो फट करके हाँ नहीं बोलेगा, और सडन से वो ना भी नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको उतना पता नहीं रहेगा, क्योंकि वो सोने के टाइम में उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो नॉर्मल रहता है, इसलिए। तो ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज जो है फाइनल स्टेज है, इसमें स्लीप एपनिया, मतलब पहले स्टेज जैसा उसको स्नोरिंग रहेगा, सेकंड स्टेज जैसा उसका स्लीप फ्रैगमेंटेड रहेगा, हिलता रहेगा, और थर्ड स्टेज में सांस ले नहीं पाएगा, रुक जाएगा, उसको बैठना पड़ेगा, वो उठ जाएगा, नींद चला जाएगा कंप्लीटली। तो ये जो स्टेजेस है मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ये स्टेज 3 जो है सब क्लासिफाई कर सकते हैं, सेंट्रल कॉज है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है कि नहीं, मिक्स्ड कॉज, कौन सा करके डिवाइड कर सकते हैं। अभी ये जो बीमारी है ये मेल्स में ज़्यादा है, फीमेल्स में कम है। फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद ज़्यादा होता है, और एल्डरली एज ग्रुप समझो एक 40 इयर्स के बाद ज़्यादा है। और ये पेशेंट्स मैक्सिमम नंबर, ये पेशेंट्स जो है, मेजॉरिटी पेशेंट्स जो है वो मोटागी ज़्यादा रहेगा, वो दे विल बी ओबीज, मोटागी ज़्यादा रहेगा। और शायद उनके फैमिली में मोटागी है तो फैमिली हिस्ट्री भी ऐसा हो सकता है, स्नोरिंग का फैमिली हिस्ट्री, स्लीप एपनी का फैमिली हिस्ट्री भी हो सकता है। तो मैंने बताया था कि ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेज, ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में ब्लॉक होने की वजह से हो रहा है। तो सिंपल से मैं बताऊंगा कि सोने के टाइम में जब जहाँ भी उसको ब्लॉक हो रहा है, ब्लॉक होने की वजह से सांस लेने के नली में बंद हो रहा है, तो बंद होने की वजह से उसको ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सो ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला तो कॉम्पेंसेट करने के लिए थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। तो हर टाइम इसका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में, जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हाई रहता है सीवियर स्टेज में। तो जब भी ऑक्सीजन कम होता है तो इसका असर ब्रेन में हो सकता है, लंग्स में हो सकता है, और हार्ट में हो सकता है, और हर सेल में मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट कर सकता है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेज, सेंट्रल, मैंने बताया था सेंट्रल स्टेज, सेंट्रल कॉज और ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज। ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज में 3 लेवल पे ब्लॉकेज हो सकता है। तो ये पिक्चर आप देखिए, एक नेसल कैविटी और नेसोफैरिंक्स वो एक लेवल, ऑरल कैविटी और ओरोफैरिंक्स वो सेकेंड लेवल, वॉइस बॉक्स और उसके पास वो तीसरा लेवल। ये है 3 लेवल। तो हम अभी नेक्स्ट हर लेवल पे जो भी कॉज है वो देखेंगे। तो हर एक लेवल का कॉज जो है वो देखेंगे। नेसल कैविटी का कॉज है तो नेसल वाल्व, ये नाक में इधर बंद हो जाएगा तो सांस लेने में मुश्किल होगा। और अगर जो नाक के सेप्टम, मतलब नाक का ये जो बोन है वो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, ऐसा है तो भी नाक बंद होने, सीवियर केस में नाक बंद होके प्रॉब्लम आने का चांसेस है। तीसरा है कि नाक में पॉलिप्स मतलब गोज बढ़ना, इसके वजह है क्रॉनिक साइनोसाइटिस और एलर्जी की वजह से हो सकता है, फंगस के वजह से भी हो सकता है। और चौथा है कि नाक के पीछे गोज बढ़ सकता है, नेसोफैरिंजियल मास, एडेनॉइड्स नहीं तो नेसोफैरिंजियल मास, इसके वजह से भी हो सकता है। ऑरल कैविटी में देखेंगे तो मुंह में देखेंगे तो टंग बड़ा है, जबान बड़ा है तो हो सकता है, और टॉन्सिल्स बड़ा है तो प्रॉब्लम होगा, और पैलेट रिडंडेंट है, लूज है, ऐसा है तो भी हो सकता है। और ये जो मैंडिबल बोन है वो छोटा रहने का चांस है और पीछे भी रहने का रिट्रैक्टेड है, तो जबान के पीछे हवा जाने का स्पेस जो है वो कम हो जाता है, और टंग बड़ा है तो भी हो सकता है। तो हमने 3 लेवल में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है वो देख लिया है। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ
कि ये 3 लेवल में जो है सिर्फ जहां कोलैप्सिबल स्ट्रक्चर से उस एरिया में ही स्नोरिंग और स्लीप डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है। मतलब नाक के पीछे और ऑरल कैविटी के पीछे मेनली। साथ साथ में नाक में कुछ प्रॉब्लम है तो उसके साथ साथ में वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो पार्ट 1 वीडियो में अभी हमने उसका मेन इंट्रोडक्शन देके स्लीप के बारे में थोड़ा डिस्कस करके और उसका मेन पैथोलॉजी देखा और उसका कॉजेस भी हमने डिस्कस किया है। अभी आपको पार्ट 2 वीडियो देखना है कि पैथोलॉजी थोड़ा करके डिस्कस करेंगे, इसका मेन प्रॉब्लम को क्या है ये थोड़ा डिस्कस करेंगे और पेशेंट का कंप्लेंट्स क्या है, क्या क्या एग्जामिन करना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन टेस्ट क्या करना है, ज़रूर देखिएगा। शुक्रिया।